हेलो बच्चों, बीए सेकेंड ईयर में कल हमने ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था को पढ़ा था। जो 4 पॉइंट हो चुके थे, आज हम 2 बाकी रहे पॉइंट वो हम पढ़ेंगे। तो 5वां पॉइंट है उद्योग और व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था, यानी ब्रिटिश सरकार की या ब्रिटिश देश की कैसी अर्थव्यवस्था थी, किस तरीके से लोग ब्रिटिश के लोगों की अर्थव्यवस्था अच्छी थी, खराब थी, कैसी थी। तो अब तक जो 4 हमने पढ़े पॉइंट, उस हिसाब से देखा जाए तो एक विकसित देश होने के नाते ब्रिटिश की आर्थिक व्यवस्था बहुत ही अच्छी मानी गई है। और भी कुछ समस्या आई उसमें आर्थिक व्यवस्था में। और भी पहला उद्योग प्रधान देश था, पूंजीवादी का विकास हुआ। पूंजीवादी जहाँ पे सरकारी और निजी दोनों को महत्व मिले उसको कहते हैं पूंजीवादी। तो पूंजीवादी का विकास हुआ, निजी को भी महत्व दिया व्यापार के संग में, एक मुक्त व्यापार अपनाया, बिना टैक्स के आयात निर्यात, दूसरे देशों से आयात निर्यात और उदारीकरण, ये सब बातों को अपनाकर ब्रिटिश के पहले शुरू में तो ब्रिटिश बहुत ही आगे था, लेकिन जैसे अमेरिका, जर्मनी, ये जापान सब आने लगे उनकी लेवल में, उनको कॉम्पिटिशन में, तो ब्रिटिश को और भी लगा कि और भी उनकी आर्थिक व्यवस्था सुधारी जाए। तो उन्होंने पूंजीवाद का विकास किया, यानी निजी को भी महत्व दिया। और तो और उसके आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए जो प्रवासियों की समस्या थी, तो प्रवासी की समस्या होते हुए भी फिर भी उन्होंने प्रवासी को चरण दी, क्योंकि आधे विचारक उनके थे जो राजनीतिक शास्त्र थे, वो कह रहे थे कि जो प्रवासी आए हैं वो उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं, बाकी उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है। इस प्रकार से उनकी राज्य की बदलती हुई भूमिका और पूंजीवाद का विकास और लोकहितकारी राज्य की धारणा को लेकर, यानी लोकहित कार्य की धारणा को लेकर ब्रिटिश की आर्थिक व्यवस्था अच्छी रही, क्योंकि लोकहित के कार्य बहुत ही करने लगे थे ब्रिटिश। जैसे जैसे समय बदलता रहा वैसे वैसे लोकहित के कार्य में कमी आने लग गई। जैसे उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी क्षेत्र में तो ब्रिटिश कार्य कर ही रहा था, लेकिन जो गरीबों के लिए कार्य कर रहे थे उनके लिए उन्होंने बंद नहीं की। जैसे अनाथों के लिए अनाथ आश्रम, और जैसे बूढ़ापे है जिसके आगे पीछे कोई नहीं, उनके पेंशन व्यवस्था, महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था, बच्चों के लिए शिक्षा का अलग व्यवस्था। इस तरीके से ब्रिटिश ने आर्थिक स्थिति उनकी सुधारने के लिए शुरू में थोड़ी अच्छी थी, लेकिन बाद में जैसे कंपटीशन आया तो वो और भी सुधारने में लग गया। तो 5वें पॉइंट में है उद्योग और व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था उद्योगों पर निर्भर करती है। ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है तथा यहाँ के लोगों की रुचि पहले भी बढ़ चुके हैं, कृषि की बजाय उद्योग में अधिक है। ब्रिटेन की परिस्थिति भी व्यापार के लिए उपयुक्त है, अतः ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से व्यापार पर निर्भर करती है। ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार ने औद्योगिक विकास को भी गति प्रदान की तथा ब्रिटेन के लोगों ने इस अवसर पर लाभ उठाते हुए ब्रिटेन को समृद्धि के उच्च स्तर पर पहुंचा दिया। उपनिवेशों को कच्चे माल के स्रोत के रूप में प्राप्त कर उसने कारखानों में निर्मित माल को एक उपनिवेशों से बेचा तथा विश्व के विभिन्न देशों में व्यापारिक एकाधिकार की स्थिति प्राप्त हुई। जब भारत गुलाम था वो उपनिवेश बन के आए थे। उपनिवेश यानी जब कोई शक्तिशाली देश कम शक्तिशाली देश पर अपनी शासन व्यवस्था स्थापित करे और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सबका शोषण करे, उसको कहते हैं उपनिवेशवाद। तो कच्चा माल भारत से ले जाता था और पक्का माल वहां से बनाकर वही 3 गुने दामों में यहाँ पे बेचते थे। तो इस प्रकार से दूसरे देशों का शोषण कर उपनिवेशवाद बनकर उन्होंने अपने व्यापार में पूरे विश्व में
एकाधिकार स्थिति उस समय प्राप्त कर दी थी। 19वीं सदी के अंत में जब अमेरिका, जर्मनी, जापान तथा यूरोपीय देश ने अपनी औद्योगिक विकास को गति प्रदान की, तो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण ब्रिटेन का इस क्षेत्र में एकाधिकार समाप्त हो गया। यानी दूसरे देश अमेरिका, जर्मनी, जापान और यूरोपीय देशों ने जैसे ये कंपटीशन में, व्यापारी कंपटीशन में सामने आए, तो उनका एकाधिकार समाप्त हो गया। पूरे मैंने अभी कहा कि पूरे विश्व में उनका एकाधिकार था व्यापारी जगत में, क्योंकि वो उपनिवेश बनकर हर देश को गुलाम बना के रखा था। लेकिन जैसे ही ये देश आए तो उनके एकाधिकार समाप्त हो गया। फिर भी व्यापार के क्षेत्र में उसकी गणना प्रमुख औद्योगिक देशों में होती थी। 2 विश्व युद्धों ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का पहुंचाया। अतः युद्ध के पश्चात ब्रिटेन ने अपने व्यापार को संतुलित बनाने के लिए अनेक प्रकार के कदम उठाए। विशिष्ट उद्योग पर संरक्षण की नीति को लागू किया गया तथा देश में निर्मित माल को बढ़ावा दिया गया। धीरे धीरे ब्रिटेन ने अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार कर अपने निर्यात को बढ़ाया। आपको पता है बच्चों, जब भी कोई देश विकसित होता है तो क्या होता है, ज्यादा निर्यात करेगा तो वो विकसित होगा, और ज्यादा आयात करेगा वो देश विकासशील रहेगा या पिछड़ा हुआ रहेगा। भारत इसीलिए वो विकसित नहीं हो रहा, क्योंकि वो आयात तो ज्यादा करता है और निर्यात कम करता है। जो निर्यात बढ़ाएगा उनकी व्यापारिक क्षेत्र में स्थिति अच्छी रहेगी और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी तथा भुगतान संतुलन को अपने पक्ष में किया। ब्रिटिश की अर्थव्यवस्था के इसमें फिर भी उसके पश्चात निरंतर उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन उसने हमेशा यही प्रयास किया कि उसके उद्योगों का विकास होता रहे, जिससे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ उसके निर्यात को भी प्रोत्साहन मिले। यानी उद्योग और व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था होने के कारण उन्होंने इतना उद्योग धंधा बढ़ा दिया कि व्यापार वाणिज्य इतना बढ़ा दिया कि वो ज्यादा से ज्यादा निर्यात कर सके। इस प्रकार से बच्चों उद्योग और व्यापार बढ़ाने के कारण ब्रिटिश की अर्थव्यवस्था फिर कंपटीशन, जो अमेरिका वगैरह जो देश थे, जर्मनी वगैरह, जापान, उनके कंपटीशन में आए, फिर भी वो आगे निकल गया क्योंकि उन्होंने व्यापार और उद्योग क्षेत्र में बढ़ावा किया। लास्ट है यूरोपीय संघ की सदस्य का प्रभाव। इसमें यूरोपीय संघ का उन्होंने सदस्यता ग्रहण की थी, जो सिर्फ यूरोपीय देश ही इसमें शामिल हो सकते हैं। जैसे हमारा सार्क, दूसरों का यूरोपीय देशों का आसियान, ये यूरोपीय संघ, ऐसे संघ बनाकर हर क्षेत्र में हर जो देश जुड़े हुए उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, तकनीकी सब क्षेत्रों को बढ़ावा देना। इससे जो जुड़े हुए हैं वो सदस्य सब ऊपर उठ सके। इसलिए यूरोपीय संघ की सदस्य का प्रभाव आर्थिक व्यवस्था को सुधारने में रहा। पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। वैश्वीकरण यानी पूरे विश्व को एक दूसरे से जुड़ जाते, जैसे इंटरनेट के द्वारा, व्यापार के द्वारा, तो उसको कहते हैं वैश्वीकरण। तो अब तो वैश्वीकरण का ही जमाना है। वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीयवाद की भावना का विकास हुआ। विज्ञान एवं तकनीक के विकास से यातायात एवं संचार के साधनों का विकास हुआ तथा दुनिया सिमट सी रह गई, यानी प्रतीत हुई, यानी सिमट गई दुनिया, सब एक हो गई। छोटी छोटी बातों का भी इंटरनेट से पता चल जाता है कि हमारा व्यापार कैसे चल रहा है, हम कितने, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी चल रही है। इसी तरीके से अमेरिका वगैरह सबकी हम बैठे बैठे इंटरनेट द्वारा उनकी आर्थिक स्थिति को देख सकते हैं। इस प्रकार से ये बात कर सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में या आर्थिक के विभाग में, क्षेत्र भी कह सकते हैं, उसमें आर्थिक
उनका विभाग कह सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में आज पूंजी के अंतर्राष्ट्रीय का युग है, यानी पैसों का बड़ा ही मूल्य होता है। जिसने पैसा लगाया, जिसके पास पैसे है, तो पैसों के पैसे और भी वो कर देगा, वो अपनी आर्थिक स्थिति सुधार लेगा। जिसके पास पैसे नहीं है वो इतनी स्थिति नहीं सुधार पाता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी का महत्व बढ़ने लगा। जिन देशों में विदेशी पूंजी निवेश समय पर हो गया था, वे आर्थिक क्षेत्र की प्रतियोगिता में अग्रणी देश हो गए थे, तथा जो देश विदेशी पूंजी निवेश को उपनिवेशवाद का एक रूप मानकर उससे परहेज करते रहे और राजनीतिक दृष्टि से समय पर निर्णय नहीं ले पाए, वे देश पिछड़ गए। इस प्रकार से औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्र में आगे रहे। 1970 के दशक में ब्रिटेन में भी आर्थिक एवं वित्तीय अस्थायित्व के कारण कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रिटेन को अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ी, जिसको घरेलू बाजार से पूरा नहीं किया जा सकता, अतः विदेशी पूंजी निवेश की आवश्यकता पड़ी। यूरोप के राष्ट्रों से न संगठित होकर अमेरिका व जापान की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए जब यूरोपीय संघ का निर्माण किया गया, तो ब्रिटेन भी इसका सदस्य बन गया। यूरोपीय संघ की सदस्य से ब्रिटेन के यूरोपीय के देशों के साथ जो व्यापारिक संबंध बढ़े, लेकिन आर्थिक मसलों में उसके निर्णय लेने के एकाधिकार में कमी हुई। यूरोपीय संघ का सदस्य होने के नाते उसे यूरोपीय संघ के निर्णय को ब्रिटेन में भी लागू करना होता है। मतलब जो यूरोपीय संघ के जो निर्णय है वो उनको अपने खुद के देश में भी लागू करना पड़ता है। जो नियम बनाए जाते वो खुद के देशों में भी नियम बनाए जा सकते हैं। इससे उसकी राजनीतिक और संस्थाओं की भूमिका व स्थिति में परिवर्तन आया तथा उसकी स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता सीमित हो गई, क्योंकि अब उनके देश के व्यापारी संबंध में वो अपना खुद का स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्यों? क्योंकि वो यूरोपीय संघ से जुड़ गया। अब जो भी वो निर्णय लेता है तो यूरोपीय संघ के सदस्य जो है उससे मिलकर ही वो लेता था, इसलिए उनकी निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी सीमित हो गई। तो इसके ये बाधा भी आई थोड़ी। इस प्रकार स्पष्ट है कि एक देश की राजनीति एवं आर्थिक नीतियां व कार्यक्रमों का गहरा प्रभाव पड़ता है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्निर्भरता बढ़ती जा रही है तथा विभिन्न संधियों एवं समझौतों के द्वारा राष्ट्र अपना आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रयासरत हैं। ग्रुप ऑफ 7 जी ग्रुप जी, यूरोपीय समुदाय, यूरोपीय साझा व्यापार, यूरोपीय संघ, नाफ्ता, एपेक, आसियान जैसी संस्थाओं व राज्यों के संगठन इसके माध्यम से अपने आर्थिक हितों को पूर्ण करने की तरफ से अग्रसर हुए। निश्चित रूप से इसका विश्व की राजनीति पर, अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस प्रकार से इसकी यूरोपीय की आर्थिक नीति में सब कुछ एक साथ हो गया और इनकी सुधरने लगी नीति, लेकिन सीमित हो गई। मिस्टर ने कहा है कि प्रत्येक राष्ट्र की वैसे ही सरकार प्राप्त करता है जिसके लिए वह योग्य होता है। इससे यही नहीं, इसका अभिप्राय है कि सरकार कोई भी ऐसी सार्वभौमिक सामान्य संस्था नहीं है जो विश्व के सभी राष्ट्रों पर समान रूप से स्थापित हो सके। यानी कोई भी देश की, किसी भी देश की ऐसी सरकार नहीं है कि वो हर क्षेत्र में अपना समान रूप स्थापित कर सके। वो किसी भी क्षेत्र में तो पिछड़ा हुआ होगा ही, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, हर क्षेत्र में आगे रहेगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हर किसी क्षेत्र में हर देश परिपूर्ण हो ही नहीं सकता। तो कुछ कमियां रहती है, तो कुछ कमियां हैं तो वो बाहर से दूसरे देशों से आयात कर सकता है, और कमियां नहीं है, उसके बाद ज्यादा है तो वो निर्यात कर सकता है। इस प्रकार व्यवहार में सरकार उन सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम होता है जो एक विशिष्ट प्रकार के शासन के विकास को प्रोत्साहित करती है।
जो इस परिस्थितियों से उत्पन्न समस्याओं का वास्तविक समाधान कर सके। विश्व के विभिन्न देशों की शासन व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए यह जरूरी है कि हम उन देशों की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था पर व्यापक अध्ययन करें जिनसे इन शासन व्यवस्था का उद्भव एवं विकास हुआ है। ब्रिटेन की राज व्यवस्था भी उन आर्थिक व्यवस्था का परिणाम है या सामाजिक भी उनको जोड़ सकते हैं जिसकी पृष्ठभूमि में वहां की राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न रूप बताए गए हैं। इस प्रकार से ब्रिटेन की एक और परिस्थिति है कि उनकी भौगोलिक व्यवस्था, उनकी भौगोलिक व्यवस्था पढ़ चुके हैं हम। उनकी व्यवस्था भौगोलिक, जिस देश की भौगोलिक व्यवस्था अच्छी हो उस देश की हमेशा वो देश विकसित होता रहेगा, नहीं तो उनकी भौगोलिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वो देश पिछड़ता रहेगा और वो हमेशा आयात के भरोसे रहेगा। जो देश निर्यात ज्यादा करेगा वो देश आगे रहेगा। इस प्रकार से बच्चों ब्रिटिश की आर्थिक व्यवस्था में और भी बात बताई है कि किसी युग के संपूर्ण सामाजिक जीवन के स्वरूप का निश्चित ही आर्थिक परिस्थिति ही करती है। शासन की दृढ़ता आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है और सभी पक्ष इस बात को स्वीकार करते हैं कि आर्थिक जनतंत्रवादी के अभाव में राजनीतिक जनतंत्रवादी असंभव है। ब्रिटेन आर्थिक दृष्टि से एक समृद्ध देश है और वहां के लोगों का जीवन स्तर दुनिया के अनेक देशों के लोगों से ऊंचा है। प्रारंभ में शुरू में यानी ब्रिटिश की आर्थिक अर्थव्यवस्था मुक्त व्यापार, पहले भी पढ़ चुके हम, मुक्त व्यापार की नीति पर आधारित थी, परंतु धीरे धीरे राज्य का प्रभाव बढ़ता गया और आज इस क्षेत्र में इसकी भूमिका सक्रिय हो गई। सरकार ब्रिटेन की औद्योगिक विकास के लिए सभी तरह के प्रयास करती है। पूंजीपतियों एवं श्रमिकों के पारस्परिक संबंधों को सुदृढ़ व मधुर बनाए रखने का प्रयास करती है। श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाए रखने के लिए अनेक कल्याणकारी योजना को लागू किया। यानी जो फैक्ट्री में काम करेगा, जो कंपनी में काम करेगा, श्रमिकों के लिए ये भी काम या ये भी बात रखी गई कि जो भी इस फैक्ट्री में कार्य करने के लिए, उसको फैक्ट्री कानून भी कहते हैं, जो भी फैक्ट्री में कानून करेगा वो 2 मिनट ही से इस प्रकार से, यानी फैक्ट्री कानून किसे कहते हैं कि उस फैक्ट्री में अगर मजदूर कार्य करे तो उस कार्य करते समय अगर उनका कोई अंग टूट जाता है, हाथ कट जाता है, तो उसके लिए जीवन बीमा पॉलिसी होगी और जो फैक्ट्री का मालिक होगा वो उसके बच्चे को या तो कार्य देगा और जितने उनके पैसे बनते हैं उनको वो देगा, आर्थिक मदद करेगा और उनके जो भी परिवार में कमाने वाला है उनको उस जगह पे वो लगाएगा। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि उनके फैक्ट्री कानून में यानी उसके कारखाने में काम करते हुए उनको ये छूट लगी, इसलिए ये नई भी श्रमिकों के लिए नए जीवन स्तर सुधारने के लिए फैक्ट्री कानून भी पारित होना या लोक कल्याणकारी के लिए फैक्ट्री कानून लागू सब देशों को करने के लिए कहा। आज ब्रिटिश की गणना विश्व के बहुत बड़े बड़े देशों से गिनी जाती है, परंतु आर्थिक उदारीकरण के इस दौर में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के सामने अनेक चुनौतियां हैं। जापान एवं जर्मनी जैसे देशों की आर्थिक विकास की गति निरंतर बढ़ रही है, वहां ब्रिटिश को अनेक समस्या से जूझना पड़ रहा है। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की ऐसी समस्या आने पर वो अलग अलग रूप ले रही है, जैसे कि उद्योग और व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था, उद्योगों को अपने उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना और यूरोपीय संघ की सदस्य का प्रभाव, यानी यूरोपीय संघ की सदस्य ग्रहण करना ताकि जो भी उसके देश से पीछे रहे उनको आगे उठाना, उद्योग के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना। इस प्रकार से ब्रिटिश के इस व्यवस्था में आगे बदलती हुई भूमिका रही है और इसके अलावा ब्रिटिश ने और भी आर्थिक स्तर सुधारने के लिए कौन कौन से मुक्त व्यापार की या खुली प्रतिस्पर्धा यानी कोई भी व्यक्ति उसको ले सकता है या कोई भी उसमें भाग ले सकता है। खुली प्रतिस्पर्धा यानी
कोई दूसरा देश भी इसमें भाग ले सकता है और कोई भी व्यापार के संबंध में इसमें जाति धर्म कोई भी बातें देखी नहीं जाती। इस प्रकार से बच्चों ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था हमने पढ़ी, जो थोड़ी बहुत उसमें क्या आई, थोड़ी बहुत उसमें दिक्कत भी आई, लेकिन फिर भी ब्रिटिश आज टॉप लेवल में देश के विश्व के सब बड़े बड़े विकसित देशों में उनका नाम गिना जाता है। ठीक है बच्चों, कल हम आगे का पाठ पढ़ेंगे।